आज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेंगे जिसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल सकते हो लाइकवाइज, और इसका आपको फिर सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालना बोले तो क्या, एक्स और वाई अननोन चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपको याद आ रहा होगा जैसे इस इक्वेशन को देखा तो आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, उसके बाद इसको आपने क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व किया है। लेकिन बेटा आज आपको इसको बाय यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख कर दिया है कि इस टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक आते हैं। एक है बेटा मेथड ऑफ इन्वर्शन, यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्शन, और दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो फिलहाल हम मेथड ऑफ इन्वर्शन के ऊपर जोर देना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो भी इक्वेशंस आपको गिवन रहेंगे मेथड ऑफ इन्वर्शन के प्रॉब्लम में, उस इक्वेशंस के भरोसे बेटा आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखना है। तो ये कैपिटल ए बोले तो क्या होगा, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। एक्स बोले तो क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। जैसे इसमें दो अननोन्स है एक्स और वाई, तो एक्स नाम के मैट्रिक्स के अंदर एक्स और वाई आएगा। और बी बोले तो मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो बी के लिए फिर ये 4 और 5 आएगा जो विदाउट एक्स वाई के टर्म है। ओके, फिर क्या करेंगे, ये जो आपके पास ax इज टू बी फॉर्मेट रहेगा उसको आप प्री मल्टीप्लाई करिए बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करना बोले तो क्या, इससे पहले आप इसको लगा दो ए इनवर्स को। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया इसके, और यू नो दैट कि ए इनवर्स इनटू ए, दैट इज ए इनवर्स इनटू ए इज नथिंग बट व्हाट, आई। तो बेटा इसको मैंने यहाँ कंबाइन करके लिखा हुआ है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने ax इज इक्वल टू बी इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था। a इनवर्स इनटू a का हो जाएगा बेटा i, और ये साइड में x, ये राइट हैंड साइड का पार्ट एज इट इज। और x के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, सॉरी i के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे आपको तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज x। तो ऑल इन ऑल बस इतना ही याद रखो कि मेथड ऑफ इन्वर्शन में ax इज इक्वल टू बी ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, और x इज इक्वल टू a इनवर्स बी ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है अगर बेटा ये मेथड ऑफ इन्वर्शन है तो डेफिनेटली आपको इसमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। और आपके पास इनवर्स निकालने के दो मेथड है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर एडजॉइंट मेथड। तो जो आपको सुटेबल लगता है वो मेथड से आप यहाँ पे इनवर्स निकाल सकते हो। और मुझे पता है कि एडजॉइंट मेथड सबसे ज़्यादा पसंद आपको आता है, लेकिन हम जानबूझ के क्या करेंगे, फिलहाल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालने के लिए यहाँ बताऊंगा, सो दैट प्रैक्टिस भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जाम में आप दो में से कोई भी चॉइस यहाँ अप्लाई कर सकते हो, इज इट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स सेम होता है चाहे मेथड कोई भी हो। ओके ना, तो क्वेश्चन कैसे है आपके टेक्स्ट बुक में, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड। और बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो इसमें से मैं आपको दूसरा और तीसरा पढ़ देता हूँ। फर्स्ट आपको होमवर्क रहेगा और उसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर रहेगा 0, 1, और सेकेंड का आंसर आएगा 3 और 1। तीसरे का आंसर क्यों नहीं लिखा ये आगे आपको पता चलेगा। कम ऑन, तो मैंने सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ लिखा है और यहाँ लिख कर आया है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड, यानी कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो लिख कर आएगा। क्योंकि बेटा इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ इन्वर्शन और दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। फिलहाल हम मेथड ऑफ इन्वर्शन को टारगेट करना चाहते हैं। चलो तो देखो ये इक्वेशंस आपके सामने अवेलेबल है। अब इस दोनों के भरोसे आप लोगों को यहाँ से राइट डाउन करना पड़ेगा, राइट इन द फॉर्म दैट इज ax इज इक्वल टू b। तो बोलो यहाँ पे a क्या बनेगा, a इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। और बताओ इस दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है। हो सकता है कभी आपको प्रॉब्लम में y पहले देंगे x बाद में देंगे, तो पहले आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, यानी x पहले होना चाहिए, y का टर्म बाद में, और जो अदर देन एक्स वाई का कांस्टेंट टर्म रहेगा वो राइट हैंड साइड में। चलो पहले a को बनाएंगे। तो आप बताओ
ए बोले तो कौन से कोएफिशिएंट आएंगे बेटा, यहाँ से 1, इधर से भी 1 आएगा, इधर से 2 आएगा और इधर से -1 आएगा। दिस इज ए। उसके बाद x, कैपिटल X, x इज अ मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। तो इस इक्वेशन में अननोन कौन कौन है, एक्स वाई है। और b बोले तो क्या, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट कौन है, 4 और 5 है। तो बेटा मेथड ऑफ इन्वर्शन हो या मेथड ऑफ रिडक्शन हो, आपको ये तीनों मैट्रिक्स पे लिखने हैं, a, x और b। उसके बाद हम 3 इक्वेशंस वाले भी प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें x, y और z रहेगा। फिलहाल ये 2 इक्वेशन और 2 अननोन वाला प्रॉब्लम है। क्लियर। अगर आपको इसको मेथड ऑफ इन्वर्शन से सॉल्व करना है तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पहले a इनवर्स निकालना ज़रूरी है। तो फिलहाल आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो आपके पास अवेलेबल है उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपको हर बार मेथड ऑफ इन्वर्शन के प्रॉब्लम में लिखना पड़ेगा। ये एज इट इज पार्ट आपको यहाँ लिखना है। अगर ये प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको लिखना ही पड़ेगा, सो दैट आपका आधा भी मार्क्स मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बेटा आप लोग ये JEE और CET के लिए सॉल्व करते हो तो उसके कुछ अलग ट्रिक्स है जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता है, या फिर जब हम इसको देखेंगे JEE CET के क्लास में तो आपको पता चली जाएगा। फिलहाल आप लोग ये टारगेट करो कि आपके पास यहाँ तक किया ये प्रॉब्लम आ गया, तो आप ही बताओ दिस x, कैपिटल X इज नथिंग बट x एंड y, दैट इज अननोन्स। b आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास अवेलेबल कौन नहीं है, a इनवर्स। तो आपका अभी का टारगेट है कि आपको पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और a इनवर्स निकालने के 2 मेथड है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड इजी है, वो आपको आ जाएगा, इसलिए वो ना पढ़ाते, मैं आपको जानबूझ के ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ाता हूँ, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर। लेकिन आपको पता है जब भी कोई मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालना चाहते हो बेटा, तो उससे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। चलो तो हम ये जो a है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, ठीक है ना, बीच में आएगा माइनस, 2 इंटू 1 2। तो आप ही बताओ ये आ रहा है -3, कम ऑन इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये -3 आएगा। और आप बताओ जो डिटर्मिनेंट आया वो इक्वल टू 0 आया या नॉट इक्वल टू 0? डेफिनेटली ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। और जब भी कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है। तो आप यहाँ लिखोगे हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर उसको निकालने के मेथड है, एडजॉइंट मेथड से जाओ या ट्रांसफॉर्मेशन से। मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पढ़ाता हूँ। तो बेटा आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर आप रो से सॉल्व करना चाहते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो हमेशा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखना पड़ता है। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो फिर यहाँ a इनवर्स और यहाँ a लिखना पड़ता है एंड देन इक्वल टू आई। ये रो है इसलिए आप इस तरीके से जाओगे। इज इट क्लियर? चलो बोलो, a दैट इज 1 1 2 और -1, साइड में a इनवर्स है। I बोले तो क्या बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब आपका टारगेट है कि इनवर्स निकालने के लिए जाना है, तो बेटा आप लोगों का क्या करना पड़ता है, इधर का जो मैट्रिक्स है उसका कन्वर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना पड़ता है। और वो करने के लिए जो ऑपरेशन आप इधर अप्लाई करोगे वो सेम ऑपरेशन इधर के मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो बोलो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर रो से आपको जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए सब लोगों को। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इस प्रकार से जाते हैं, पहले यहाँ 1, बाद में यहाँ 0, यहाँ 1 और बाद में यहाँ 0। तो यहाँ का नंबर ऑलरेडी 1 है बेटा। अब आपका टारगेट है कि यहाँ 0 आना चाहिए। और हमेशा याद रखना 0 बनाने का हक डायगोनल एलिमेंट्स को होता है। तो आप ही बताओ इस 2 को 0 बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये 1। तो शुड आई से कि R2 चेंज होगा क्योंकि 2 सेकेंड रो में आ रहा है। तो कैसे चेंज होगा, इस 2 को 0 बनाने के लिए पहले इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके 2 - 2 हो जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा, R2
माइनस ट्वाइस ऑफ R1। इज इट क्लियर? चलो अप्लाई करो ये। चेंज R2 होगा, और जो चेंज होता है ना बेटा, या जिसको चेंज करना है उसी को ही पहले लिखना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। ये आप यहाँ पे उल्टा नहीं लिख सकते हो, जिस रो को या जिस कॉलम को चेंज करना होता है उसी को आपको पहले लिखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो तो बोलो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन सेकेंड रो, R2 माइनस ट्वाइस R1, सो 2 माइनस 2, इसको 2 क्यों बोला, क्योंकि R1 को 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। ये -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -1 और यहाँ -2, तो -1 और ये -2, दिस विल बी -3, कम ऑन, यहाँ A इनवर्स है इज इक्वल, सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई करो, फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, सेकेंड रो के बारे में सोचो, 0 -2 दैट इज -2 आएगा यहाँ पे, और 1 - 0 1 आएगा। तो बेटा हम 1 भी मिल, 1 ऑलरेडी था, 0 हमने लाया है, अब हमारा टारगेट है कि यहाँ 1 आना चाहिए, यानी इस -3 की जगह 1 आना चाहिए। और आप ही बताओ इस -3 की जगह 1 कैसे आएगा, तो -3 सेकेंड रो में है, तो इसको एक ही रास्ता बचा है, दैट इज आप सेकेंड रो को डायरेक्ट -3 से डिवाइड करो। चलो बेटा सेकेंड रो को अगर आपने -3 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ, मुझे लगता है पहला रो तो एज इट इज ही रहेगा, सेकेंड रो को -3 से डिवाइड करोगे तो 0 को -3 से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, -3 को -3 से डिवाइड करो 1 आएगा बेटा, इधर A इनवर्स है, सेम ऑपरेशन इधर लगाओ, फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, सेकेंड रो को -3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2/3 आएगा, और यहाँ -1/3 आएगा, कम ऑन। चलो अब यहाँ तक क्या आ गए हैं, अब हमारा टारगेट है कि ये यहाँ का टर्म अब 0 बनना चाहिए, ये 1 को आपको 0 लाना है, और ये 1 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो आप ही बताओ इसको 0 बनाने के लिए कहने से R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑपरेशन, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, ये अप्लाई करके देखो बेटा, कम ऑन, R1 को चेंज करना है, कैसे, R1 माइनस R2, बोलो फिर 1 - 0 1 आएगा, उसके बाद 1 - 1 0 आएगा, और चेंज सिर्फ R1 होने वाला था, R2 को आपको एज इट इज लिखना है, और जो ऑपरेशन आपने इधर किया है वो सेम ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है, तो बोलो बेटा क्या करना था, R1 माइनस R2, सो 1 - 2/3, 1 - 2/3 करके देखो, सो यू विल गेट 1 - 2/3 करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा, करके देखो 1 - 2/3 यू विल गेट 1/3, उसके बाद 0 माइनस ऑफ -1/3, क्योंकि R1 माइनस R2 है, तो 0 माइनस ऑफ -1/3 इट विल बी +1/3, ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो तो एज इज रहेगा, दैट इज 2/3 और -1/3। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारा जो टारगेट था कि इधर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी बन चुका है बेटा, तो आप इसको I बोलोगे और इधर A इनवर्स आएगा, इधर से 1/3 को आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 1 2 और -1 इस प्रकार से मिलेगा, सोचिए सब लोग, इज इट क्लियर ना। और I के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में तो वही मैट्रिक्स आएगा, यानी व्हाट इज फाइनली A इनवर्स 1/3 1 1 2 -1, और यही A इनवर्स आप एडजॉइंट मेथड से भी निकालोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन जानबूझ के मैंने आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पढ़ाया, जो सबको शायद चाहिए भी था कि सर थोड़ा सा यही पढ़ा दो, सो दैट हमारा रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। क्लियर? अब A इनवर्स तक आ गए, सर आगे क्या करना है, तो बेटा ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास है, इसमें जो रिक्वायरमेंट थी A इनवर्स वो आपके पास अभी अवेलेबल है, तो हम इक्वेशन 2 में जाएंगे, तो बोलो इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के यहाँ लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x बोले तो क्या था हमारा अननोन का मैट्रिक्स, तो आप उस x के जगह स्मॉल xy लिख लोगे, उसके बाद बेटा A इनवर्स जो हमने अभी अभी निकाला है 1/3 दैट इज 1 1 और 2 और -1,
और साइड में आप बी लिखोगे, वो भी आपके पास अवेलेबल है 4 और 5। और यहाँ बराबर सुनिएगा, ये कोएफिशिएंट को एज इट इज रहने दीजिए, पहले ये दो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बेटा इसका रो लेना पड़ेगा और इसका कॉलम, तो करो इसको मल्टीप्लाई और बताओ क्या आएगा। फिलहाल ये 1/3 एज इट इज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 4, 1 × 5 5, उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 × 4 8 और -1 × 5 -5। सो आप ही बताओ ये क्या आ रहा है बेटा, ये 1/3 है, 4 + 5 9, 8 - 5 3। और आपको अब पता चल रहा होगा कि अंदर ऐसे नंबर आया है जिसको बराबर 3 से डिवाइड होता है, और ज़रूरी कि हमेशा ऐसा ही हो, बट यहाँ हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करोगे, बताओ बेटा क्या आएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 9/3 का 3 और 3/3 का 1। सो ऑल इन ऑल आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपको x का वैल्यू 3 मिला है और y का वैल्यू 1 मिला है। और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिख कर दिया था कि आंसर 3 और 1 आना चाहिए। देखो सब लोग, तो आपको 3 और 1 आंसर मिल गया। वैसे बेटा जब आप फर्स्ट सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 0 और 1 आएगा। इसी प्रकार से ट्राई करो, आपको 2/2 जो मैट्रिक्स रहेंगे, इस प्रकार के प्रॉब्लम को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन सर हमने जो इतनी बड़ी मेहनत की वो सच में अच्छी थी या वेस्ट हो गई है, वो आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो ये बहुत सिंपल है। तो आप बचपन में पढ़े थे कि आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? तो जो एक्स वाई के वैल्यूज आए हैं उसको उठाकर इन दो में से कोई भी इक्वेशन में रखो। अगर इस एक्स वाई के वैल्यू ने इस दो में से कोई भी एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड किया तो भी करेक्ट है, दोनों को तो करेंगे फिर। चलो ये पहला वाला देखते हैं, क्या है, x + y है। तो आप बताओ x का वैल्यू क्या है बेटा 3 और y का वैल्यू क्या है 1, दैट इज 4। और देखो यहाँ 4 ही था। अगर आप सेकंड के लिए भी जाओगे तो भी आंसर करेक्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर। क्लियर ना? अब आपको तीसरे क्वेश्चन की कहानी बताता हूँ। मैंने इसका आंसर क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखो अब तीसरा क्वेश्चन, अब फॉर्मेलिटी मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ, ये गिवन वगैरह आप लिख सकते हो। क्या है पहला इक्वेशन, 2x + 6y = 8 और दूसरा क्या है बाबा, x + 3y = 5। अब मुझे लगता है कि पहला इक्वेशन रिड्यूस होता है, तो अगर बेटा कभी भी कोई इक्वेशन रिड्यूस हो सकता है तो यू कैन रिड्यूस इट। तो बोलो, अगर आप इस पहले इक्वेशन को रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा रे, इसको 2 से डिवाइड होता है, सोचो बेटा। तो ये आएगा x + 3y = अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखो तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन जो रिड्यूस होने के बाद मिला है, और यह है दूसरा इक्वेशन। अगर रिड्यूस नहीं भी करते हो तो भी चलता है, बट ये कॉमन सेंस है कि उसको रिड्यूस कर सकते हो तो कर लो। तो आपके पास ये दो इक्वेशन अवेलेबल है। वैसे जिनका कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी से ये दोनों इक्वेशन को देखकर यही समझ सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन बोलते हैं कि x + 3y का वैल्यू 4 है और एक इक्वेशन बोलते हैं कि x + 3y का वैल्यू 5 है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वैल्यू शुड बी सेम। फिर भी हम बाय मैट्रिक्स देखते हैं कि सच में ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाएगा। चलो तो पहले हम इसी को ax = इस फॉर्मेट में लिखेंगे, नो डाउट। फिर आप इसमें से मुझे a का मैट्रिक्स बताओगे, और a का मैट्रिक्स कैसे आएगा बेटा, अननोन यानी कोएफिशिएंट से आएगा। एक्स वाई के कोएफिशिएंट बताओ। पहले इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 3 है, दूसरे में भी क्या है 1 और 3 है। उसके बाद कैपिटल एक्स बोले तो अननोन, इस इक्वेशन में अननोन एक्स और वाई है, और बी बोले तो बेटा कांस्टेंट, दैट इज एक इसमें 4 है और एक इसमें 5 है। जो रिड्यूस करने के बाद आया उसको ही लेना, और एक ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को यूज करके आपने ए का मैट्रिक्स, एक्स का मैट्रिक्स और आपने बी का मैट्रिक्स बनाया है। अब आप ये सोचिए कि इस ए के बाद आपको इन्वर्स निकालना है बेटा, और इन्वर्स निकालने के लिए फिर आप नो डाउट पहले आप यहाँ पे वो जो मैंने बताया था यहाँ का पार्ट, ये इतना पार्ट फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लिख लोगे। लेकिन आपको पता चलेगा फिर कि इक्वेशन 2 में ए इन्वर्स की ज़रूरत है, तो आप ए इन्वर्स निकालने के लिए जाओगे, और ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको मॉड ए चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप मॉड ए निकालने के लिए जाओगे बेटा तो क्या आएगा 3 - 3 एंड दैट बिकम्स 0। तो यही समझ में आता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब
वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो आप यहाँ लिखोगे हेंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बेटा ए इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हियर x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट सॉल्वेबल। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ऐसा हमेशा नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम एक में ऐसा है जिसमें ऐसे हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन मिलेंगे क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट रहेगा। तो फिलहाल मैंने ये मेथड ऑफ इनोवेशन के 2 अननोन्स वाले प्रॉब्लम पढ़ाए। जैसे मेथड ऑफ इन्वर्शन मैंने आपको पढ़ाया था, नो डाउट मेथड ऑफ इन्वर्शन में आपको एनी ऑफ इन्वर्स ही निकालना है, लेकिन आप लोग देखना वही सेम इक्वेशन, जैसे यही इक्वेशन हमने मेथड ऑफ इन्वर्शन से देखे थे, अभी आपको ये इक्वेशन मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करना है। और आप लोग मेथड ऑफ रिडक्शन को ज़्यादा पसंद करोगे क्योंकि इसमें कम स्टेप में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मेथड ऑफ इन्वर्शन से मेथड ऑफ रिडक्शन यू विल गो फॉर दैट, ओके। क्योंकि बेटा इसमें इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, कम। अब देखो बेटा मैंने सिंपल लिखा है, जैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके सिलेबस में 2 मेथड है, एक है मेथड ऑफ इन्वर्शन और एक है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है, आप लोगों को मैट्रिक्स को थोड़ा रिड्यूस करते लेकर जाना है, या फिर उसमें से कुछ एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। बोले तो क्या आगे पता चलेगा। पहला स्टेप है कि आप लोग जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसको ax = b इस फॉर्मेट में लिखोगे। उसके बाद उस मैट्रिक्स के ऊपर सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे a के ऊपर, सो दैट उस मैट्रिक्स को आप एक तो अपर ट्रायंगुलर में या फिर लोअर ट्रायंगुलर में या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, एंड देन यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग। चलो ये तो इंट्रोडक्टरी था, अब जब एक्चुअल में प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा 4 क्वेश्चन टोटल यहाँ लिखे हुए हैं, उसमें से आपको पहले सेकेंड नंबर पढ़ा देता हूँ। देखो सब, अब फॉर्मेलिटी मैं कंप्लीट नहीं कर देता हूँ। गिवन इक्वेशंस आर, ऐसा आपको यहाँ लिखना है। तो ये जो सेकेंड है, ये इक्वेशंस आप यहाँ लिख लो बेटा, x + 3y = 2, ये पहला इक्वेशन। दूसरा 3x + 5y = 4। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब आप लोगों को इसको राइट डाउन करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस फॉर्मेट में आपको इसको लिखना है। व्हाट इज दैट? ए बोले तो बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो आप एक्स वाई के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स बताओ क्या है। तो इसका 1 है, इसका 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ये हुआ बेटा ए का। हो सकता है y पहले रहेगा, x बाद में रहेगा, तो आपको पहले x को पहले लिखना है और y को बाद में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशंस पहले लिखने हैं और उनके भरोसे फिर आपको a का मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद कैपिटल X, दैट इज अननोन। तो अननोन कौन सा है? x और y है। और b बोले तो क्या है? तो ये कांस्टेंट वाला, दैट इज 2 और 4। ना अब बेटा इसमें हमको डायरेक्ट इधर जो ये मैट्रिक्स है इसका कन्वर्शन एक तो लोअर ट्रायंगुलर में या फिर अपर ट्रायंगुलर में करना है। ओके, तो मैं करता हूँ कि यहाँ का जो एलिमेंट है उसको मुझे 0 बनाना है, सो दैट मैं इसका कन्वर्शन अपर ट्रायंगुलर में कर पाऊंगा। अपर ट्रायंगुलर बोले तो क्या होता है? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो आप ही बताओ, डायगोनल ये है, इसके नीचे का एलिमेंट 0 बना दूँ तो ये मैट्रिक्स का कन्वर्शन अपर ट्रायंगुलर में हो जाएगा। और हमेशा अपर ट्रायंगुलर के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हो और लोअर ट्रायंगुलर के लिए आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा सकते हो। चलो बेटा अब आप ही सोचो, इस 3 को 0 बनाना है और जनरली 0 बनाने का हक डायगोनल एलिमेंट के पास होता है। तो इस 3 को अगर 0 बनाना है तो मैं पहले इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए? चेंज सेकेंड रो होगा बेटा, R2। इसके जगह 0 लाने के लिए मुझे पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो मैंने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट R2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, R2 माइनस थ्राइस R1 किया। चलो ये ऑपरेशन अप्लाई करके देखो और बताओ ये कैसे होगा। तो चेंज सेकेंड रो होने वाला है फर्स्ट रो एज इट इज, क्योंकि आप R2 को चेंज करना चाहते हैं। कम ऑन और बोलो बेटा, R2 की जगह 3 आएगा, -3, R1 की जगह यहाँ 1, तो एटलीस्ट यहाँ मिलेगा आपको 3 माइनस 3 दैट इज 0। उसके बाद क्या मिलेगा, R2 माइनस थ्राइस R1, तो 5 माइनस 9 बोलना पड़ेगा, इसको 9 बोल रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस 9 क्या मिलता है, 5 माइनस 9 दैट इज -4। ये एक्स वाई एज इट इज रे बाबा। अब आपको इसको भी सेम ऑपरेशन लगाना है। कुछ लोग घाई घाई में अकट करते हैं और इसको ऑपरेशन लगाना भूल जाते हैं। बेटा जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हो वही आपको राइट हैंड साइड में लगाना ही पड़ता है। तो बताओ R1 यानी 2 एज इट इज रहेगा, R2 के टाइम 4 माइनस 6, क्योंकि R1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 6 दैट इज -2, 4 माइनस 6 दैट इज -2। और आप ही बताओ पहले से दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए, और यहाँ पे 0 हो रहा है। बस बेटा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट फिर आप क्या करो, एक बार अगर अपर ट्रायंगुलर बन गया या फिर लोअर ट्रायंगुलर बन गया या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बन गया तो समझ लो वहाँ तक कि आपको करना है। आगे देखो क्या, फिर आपको इस मैट्रिक्स का करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट रो लो और ये कॉलम, तो बोलो बेटा 1 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, ये रो है और ये कॉलम रहेगा, तो 3 इंटू वाई 3y, और इज इक्वल टू ये पहला नंबर ऐसा, तो उसको आप इक्वेशन 1 बोल दो लगे पे। तो मैंने यहाँ का रो यहाँ का कॉलम इज इक्वल टू दिस वन, इसको बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। लगे तो आप यहाँ लिख लेना बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलो उसके बाद सेकेंड रो और ये कॉलम, बेटा 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और -4 इंटू वाई डायरेक्ट -4y आ जाएगा, और इज इक्वल टू कौन, -2। तो आप ही बताओ यहाँ से आपको y का वैल्यू 1/2 दिख रहा होगा, कमा, क्योंकि ये -4 नीचे जाएगा, 2/4 का 1/2 है। अगर y मिला तो आपको x मिल सकता है। इस y को उठाकर आप इक्वेशन 1 में जाओ, बताओ इक्वेशन 1 कैसे होगा, x एज इट इज, 3 एज इट इज, और y की जगह क्या 1/2 इज इक्वल टू 2। अब बेटा इस 3/2 को उधर ट्रांसफर करो, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको x का भी वैल्यू मिलेगा 1/2। और मैंने तो x y का वैल्यू आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख कर दिया है। सेकेंड प्रॉब्लम में x और y का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेथड ऑफ इन्वर्शन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उससे सिंपल ये है, क्योंकि 1-2 स्टेप में इसका आंसर मिल जाता है। बेटा यही प्रॉब्लम आप मेथड ऑफ इन्वर्शन से भी कर सकते हो, मेथड ऑफ रिडक्शन से भी कर सकते हो। स्टेट बोर्ड में जिस मेथड से आपको बोलेंगे उसी मेथड से आप जाना। वैसे यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन बोला था, इसलिए हम मेथड ऑफ रिडक्शन से गए और ये आंसर लाया है। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो आंसर मिला वो करेक्ट है या गलत है। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, जो भी एक्स वाई के वैल्यू आया है उस दो में से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो। जैसे मैं पहला करना चाहता हूँ x + 3y। चलो बोलो बेटा x के जगह क्या रखता हूँ 1/2, 3y, y की जगह भी 1/2। तो आप ही सोचो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, तो ये 4/2 आएगा, और 4/2 का क्या होता है बेटा 2, और आपको 2 ही चाहिए था यहाँ, यानी जो आपने मेहनत की वो एकदम करेक्ट है और सही है। अब जैसे बेटा आपने यहाँ पे ये सेकंड सॉल्व किया, वैसे मैं आपको और एक और आखिरी आज का प्रॉब्लम पढ़ा देता हूँ, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम अगेन इंटरेस्टिंग है, गिवन आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन से शुरू करता हूँ। ये आखिरी के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x + y = 5, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या रहेगा 3x + 5y = -, दो इक्वेशन। फिर क्या करना है, राइट डाउन इन ax = b फॉर्म। आपको ax = b इस फॉर्मेट में इस दोनों इक्वेशन का कन्वर्शन करना है। इस ये इक्वेशन है और ये मैट्रिक्स फॉर्म है उसका। तो बेटा a बोले तो क्या है
मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या आएगा 2 1 3 और 5 ये ए हुआ। कैपिटल एक्स बोले तो यहाँ पे अननोन का मैट्रिक्स स्मॉल एक्स वाई, और बेटा बी बोले तो ये राइट हैंड साइड दैट इज 5 और -3। और इस मेथड का नाम मेथड ऑफ रिडक्शन क्यों है? क्योंकि आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसको थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स का कन्वर्शन हमने रिड्यूस करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किया। सिमिलरली आपको ये मैट्रिक्स का भी कन्वर्शन एक तो अपर ट्रायंगुलर में करना है, नहीं तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है, नहीं तो फिर आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स में करना है। तो अगर इसको आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है तो बेटा आपका टारगेट इस 3 को 0 बनाने का रहेगा, क्योंकि डायगोनल के नीचे के डायगोनल ये है हमारा, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बोले तो ये 3 को आपको 0 बनाना है, और ये 3 को 0 कौन बनाएगा? तो ये 2 बनाएगा। तो आप ही बताओ, जनरली आज तक हमने जब मैट्रिक्स का कन्वर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किया है तब जनरली हम पहले यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज अपने को इस मैट्रिक्स का कन्वर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं करना है। आप लोगों का टारगेट है सिर्फ कि यहाँ का नंबर 0 आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ओके, तो आप ही बताओ, क्या ऐसे नहीं लगता है जब भी ऐसा सिचुएशन आता था कि इसको अगर 0 करना है बेटा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 से, यानी इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल इन ऑल आपका टारगेट है कि R2 का ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इसको कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर के टर्म को कर रहा हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई। कम तो दोनों 6 6 बन जाएंगे और 6 - 6 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, यहाँ अगर 1 रहता था तो फिर इसको 0 बनाना और जल्दी हो जाता। कम इससे बताओ क्या होगा? पहला रो एज इट इज रहेगा, जो चेंजेस होंगे बेटा R2 में, और जिसको चेंज करते उसी को पहले लिखते हैं, ये याद रखना। चलो, तो ये 2 × 3 आएगा 6 माइनस 3 × 2 हो जाएगा 6, और 6 - 6 क्या आएगा? 0। वैसे बेटा ये 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 3, तो 10 - 3 दैट इज 7। सोचिए सब लोग, अब ये x y एज इट इज, जो ऑपरेशन इधर किया वो सेम ऑपरेशन आपको इधर अप्लाई करना है। तो बोलिए बेटा R2 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये -6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ये 15, तो -6 और -15 दैट इज -20, और चेंज सिर्फ R2 होने वाला था, R1 एज इट इज है। तो आप ही बताओ, क्या इस मैट्रिक्स का कन्वर्शन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। तो बस आपको डायरेक्ट इक्वेशंस बनाने, यहाँ लिखना बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या मिलेगा बेटा? वी गेट, बोलो, तो इस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 2 × x 2x और 1 × y, क्योंकि ये रो और ये कॉलम, 1 × y y 2x + y इक्वल टू क्या रहेगा? 5। उसके बाद ये रो और ये कॉलम 0 × x 0, 7 × y 7y इक्वल टू -21। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। यहाँ से y का वैल्यू बेटा मुझे -3 दिख रहा है, कम ऑन, क्योंकि ये 7 21 के नीचे लेकर जाओगे तो आपको -3 मिलेगा, और इस y का वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन 1 में जाओ तो बताओ इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगा? 2x y की जगह आएगा बेटा -3 = 5, तो ऑल इन ऑल 2x = 8, इसका मतलब x का वैल्यू 4। सो इन दिस वे वी गॉट द फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करो क्या यही आंसर था 4 और -3 एग्जैक्टली। तो जैसे बेटा ये 2 मैंने पढ़ा है, तीसरा जो था आप ट्राई करो और क्रॉस चेक कर सकते हो इसी प्रकार से। आप ये x y के वैल्यू उठाकर ये 2 में से कोई भी इक्वेशन में रखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। और जिस प्रकार से बेटा मैंने आपको आज मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ाया, तो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पेज नंबर 55 से आगे ये वाला टॉपिक है मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन। आप आज आराम से उसको पढ़िए, ये प्रॉब्लम देखकर इसको प्रैक्टिस करिए,